तो ब्रीडर पोल्ट्री किसको बोलते हैं? जनरली हम लोग बताए थे, हमारे पास जो पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक हो गया आपका बॉयलर, जिसको हम लोग कमर्शियल बॉयलर बोलते हैं, और दूसरा जो होता है कमर्शियल लेयर होता है, जिसका एग हम लोग टेबल पर्पस के लिए खाने के लिए यूज करते हैं। तीसरा एक ब्रीडर बर्ड्स होता है, जिससे कि ये दोनों बर्ड्स आता है, बॉयलर आता है और लेयर आता है। क्योंकि बॉयलर और लेयर में बॉयलर और लेयर में तो डिफरेंस पता ही है कि बॉयलर स्पेशली फास्ट ग्रोथ है, हाई बॉडी वेट है ना। वहीं लेयर का क्या है? स्लो ग्रोथ रेट, लाइट बॉडी वेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दोनों के लिए जो है उसकी मदर जो होता है, पेरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो एक को हम लोग बॉयलर ब्रीडर बोलते हैं, एक को हम लोग लेयर ब्रीडर बोलते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली चिक्स मैनेजमेंट जो होता है दोनों तीन सभी बर्ड का सेम होता है, लेकिन ग्रोअर से चेंज हो जाती है ना। तो वही चीज आज हम लोग थोड़ा देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं चिक्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो कहते हैं की टू सक्सेसफुल पोल्ट्री रेयरिंग, है ना। तो उसको कैसे सक्सेसफुल चिक्स रेयरिंग कर सकते हैं, खासकर चिक्स रेयरिंग की बात कर, यानी पोल्ट्री रेयरिंग की बात कर रहे हैं। तो पोल्ट्री रेयरिंग डिपेंड करता है, क्योंकि चिक्स रेयरिंग पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो हम लोग 5 to 6 वीक जो हम रियर करते हैं, उस समय जो ग्रोथ होता है वो होल लाइफ की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है कि पूरे होल लाइफ उस बर्ड का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, है ना। दूसरी चीज है कि जब भी हम लोग चिक्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, चिक्स ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं उसमें हमें ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि सीधे खिलाए पिलाए देखभाल करे, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन चिक्स है, चिक्स हमें बहुत दूर से आता है, जैसे बेंगलोर से आएगा, पुणे, हैदराबाद, कहाँ से आएगा, तो थ्रू रोड आ नहीं सकता है। वो आएगा जब भी तो वो बाय फ्लाइट आएगा ना, या बाय ट्रेन आएगा। तो उसके लिए क्या क्या रूल होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ती है, ये चीज उसे पता होना चाहिए, है ना, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में एकदम कम से कम टाइम लगे। क्योंकि 70 जैसे ही चिक हैच करेगा, एक से हैचरी से निकलेगा, यानी हैचरी यानी हैचर से निकलेगा, तो 72 वीक मैक्सिमम 72 वीक तक फार्म पर जहां उसको रियर करना है वहां तक पहुंच जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि जैसे जैसे 72 आवर से टाइम बढ़ते जाएगा, वैसे ही चिक्स की मोर्टेलिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? जैसे आप चिक्स देखते हो, तो चिक्स जब देखते हैं तो क्या होता है, उसके पेट में योक होता है। ये योक जो फूड है, एज ए फूड काम करता है वो, और वो मैक्सिमम 72 आवर के लिए है ना। जैसे जैसे टाइम खत्म होते जाएगा वो योग खत्म होते जाएगा। जब योग कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो चिक्स को तो नहीं खिला रहे हैं ना पिला रहे हैं, ऑटोमेटिक उसकी मोटिलिटी बढ़ती जाएगी। इसीलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जितनी जल्दी हैचिंग के बाद चिक्स जहां फार्म है फार्म पर पहुंच जाए, उतना मोटिलिटी कम होगा ना, उतना ही उसकी देखभाल मैनेजमेंट जल्दी है, ठीक है। दूसरी चीज है, चिक का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए क्लीन, सैनिटाइज, प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड एंड टेम्परेचर कंट्रोल्ड व्हीकल में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि ब्रूड चिक्स का जो हम लोग ब्रूडिंग करते हैं, जैसे फार्म पे पहुंचता है तो हम लोग ब्रूडिंग करते हैं, तो कहते हैं ब्रूडिंग के लिए हमेशा सेपरेट बिल्डिंग होना चाहिए, सेपरेट फार्म होना चाहिए, है ना। जहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं वहां देखोगे एक साइड केवल ब्रूडिंग होता है, एक साइड केवल ग्रोवर हाउस होता है, एक साइड देखो केवल लेयर हाउस होता है, मिक्स नहीं होता है। क्योंकि ये यंग चिक्स है, उसमें डिजीज फैलने के बहुत चांसेस होते हैं। और ग्रोवर और एडल्ट स्टॉक जो होते हैं वो डिजीज का हार्बर होता है, उसमें कैरियर होता है, उसमें ढेर सारे डिजीज होते हैं। अफेक्टेड नहीं होंगे लेकिन वो कैरियर रहते हैं, वो कैरी करते हैं, ठीक है ना। ब्रूडिंग चिक्स का जो ब्रूडिंग करता है उसमें एक कह रहे हैं कि ऑल इन ऑल आउट सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। एक ही बार सारे चिक्स लाए और वहां से सारे चीज को हम बाहर निकाल दें। ब्रूडिंग का देख लो, जैसे हम लोग ब्रूडिंग करते हैं, एक कुछ फोटो मिला, मैं फोटो लगाया हूँ, जो चारों तरफ ऊपर में होवर, इसको जनरली होवर ब्रूडर भी बोलते हैं, ऊपर में अम्ब्रेला टाइप का ये लाइट का सोर्स है, नीचे पेपर पर उसको चिक फीड देते हैं, जगह जगह इसका वाटर देते हैं, ठीक है ना, और चारों तरफ जो है ब्रूडर गार्ड लगाते हैं, ये सिंपल टाइप का है। दूसरा भी वही है ना, ब्रूडर गार्ड टाइप का है। कहता है कि जैसे ही चिक्स पहुंचेगा
पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे काम करना है फार्म पे। क्या क्या करना है ना? सबसे पहले आपको चिक्स का जो शेड जो होगा, ब्रूडिंग शेड है, उसको क्लीन करना है और पैथोजन फ्री करना है। नहीं, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन प्रोग्राम उसको अडॉप्ट करना है। उसका उस साइट, उस फार्म की बायोसिक्योरिटी को भी मेंटेन करना है, जो कि 365 दिन और लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसमें बर्ड्स है उसमें हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें बर्ड नहीं है उस समय कोई टेंशन है, यार बर्ड तो है नहीं, कोई आ जाए कोई फर्क नहीं। बायोसिक्योरिटी मेजर जो है 365 दिन सालों भर उसको अडॉप्ट करते हैं हर डे। व्हीकल एंट्रिंग दफा, जो भी व्हीकल फार्म पर पहुंच रहा है, आ रहा है, चिक्स लेकर आ रहा है ना, उसको है ना आने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज कर देना चाहिए, जिससे कि बाहर का उजान लेके नहीं जाए। केवल ऑथराइज विजिटर या पर्सनल को, यानी पर्सन को उसको अंदर आने देना चाहिए फार्म पे। कट कट जा रहा है, कल से परेशानी शुरू हो गया। सर वीडियो ऑफ कर दीजिए, उसके बाद है ना आवाज सही आएगा। तो पीपीटी दिखाई देता है तो वैसे भी वीडियो नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि हम वीडियो ऑफ कर दे तो पीपीटी दिखाई देता है। यस सर। हाँ सर दिखाई देगा, तो बताना। सिर्फ आपका फोटो नहीं आएगा और सब तो आएगा। देख, मैं भी देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। यस आ तो रहा है। चलो देखते हैं, वो भी करके देखते हैं। उसके बाद टॉपिक आपका प्लानिंग फॉर चिक्स रिप्लेसमेंट, यानी जो भी हम रिप्लेसमेंट चिक्स को जो हम रियर करते हैं उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए हमको, ना? क्योंकि जैसे ही मान लो कि एक लॉट पेरेंट स्टॉक का हमने लाया, उसको रियर किया, चिक्स को रियर किया, ग्रोअर स्टेज में पहुंचा, उसका लेइंग स्टेज में पहुंचा, लेकिन जब वो अप्रोक्सीमेटली 52 वीक तक उसको हम एग लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी एक प्रोडक्शन ये हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो उसको कलिंग कर देते हैं। तो फिर हमें नई स्टॉक चाहिए, है ना? यानी ये साइकिल हमें सालों भर कंटिन्यू कराते रहना है। तो कहने का मतलब है कि उसके फर्स्ट के बाद सारे रिप्लेसमेंट कहलाता है, क्योंकि एक लॉट हट रहा है, दूसरा लॉट फिर आ रहा है, एक लॉट हट रहा है, फिर दूसरा हट रहा है, तीसरा आ रहा है, ये साइकिल चलते रहता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करना है, स्टॉकिंग डेंसिटी, यानी कितने एरिया में कितने चिक्स को रखे, वो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार डिपेंड करता है। बहुत हॉट है तो आपको फ्लोर स्पेस ज्यादा देना पड़ेगा, यदि बहुत कोल्ड है तो फ्लोर स्पेस आपको कम देकर चल सकते हैं, है ना? मेल और फीमेल में देखोगे, मेल हमेशा हैवियर होते हैं, है ना, इसीलिए मेल को एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ेगा। यानी हमेशा बॉडी वेट को टारगेट करना चाहिए। यदि बर्ड का साइज है, मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल को तो देंगे ही, लेकिन यदि फीमेल भी है लेकिन साइज बड़ा है तो उसको हम लोग फ्लोर स्पेस ज्यादा देना पड़ेगा। मेल फीमेल को 6 वीक के बाद अप्रोक्सीमेटली कहते हैं 4 to 6 वीक तक हम लोग ब्रूडिंग करते हैं। तो 6 जैसे ब्रूडिंग खत्म हो तो मेल फीमेल को अलग अलग रियर करना चाहिए, है ना? और खास करके 20 जब एग लेइंग स्टेज में आया, जैसे 21st वीक आ जाए, तो उस समय तो हमें मेल फीमेल को कंप्लीटली अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अलग नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तो दूसरे के मतलब क्या कहते हैं, फीड के लिए फाइट होगा, वो फीमेल सबको खाने नहीं देगा, मेल ज्यादा खा लेगा, और ज्यादा खाएगा तो ज्यादा हैवी, ज्यादा ये हो जाएगा, तो ये रिप्रोडक्शन में परेशानी होगी। तो ये सब भी होता है। बिफोर लेइंग आउट ए साइट फॉर प्लेसमेंट ऑफ डेवल चिक्स, कंफर्म चिक्स नंबर विथ सप्लायर, यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही हम ब्रूडर सेट मैंने ब्रूडिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप, क्योंकि हम तो बहुत बड़ा फार्म खोले हुए हैं, तो हमें सप्लायर किसने चिक्स सप्लाई कर रहा है वो कंफर्म कर लीजिए। कितने चिक्स आ रहा है उतनी की व्यवस्था करेंगे। मालूम है कि हम यहाँ 5000 को लेकर चल रहे हैं और वहां पर क्या है, हमें मिल कितनी रही है, तो 1000 मिल रहा है, तो हमें 4000 एक्स्ट्रा जो हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं वो करने से हमें कोई फायदा नहीं है। ब्रूडिंग सेट का जो फ्लोर जो है आपको लिटर मटेरियल से उसको कवर कर दीजिए, जिससे कि हीट लॉस नहीं हो, है ना? और ये जो है आपका पॉट लीटर दे रहे हैं वो कंप्रेस्ड होना चाहिए, वेल लेवल्ड होना चाहिए, है ना? और दूसरी बात है केक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही लिटर मटेरियल अनइवन रहेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लोर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना? चिक्स जो है कहीं पर हाइडल करने, कहीं ऊंचे कहीं नीचे,
जहां पर ज्यादा गर्म होगा वहां जाके सब जमा हो जाएगा, और जो वहां ऊंचा होगा वहां पर कोई नहीं होगा। तो कहने का मतलब कह रहा है कि लेवल कर देना चाहिए। फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट दिया गया ब्रूडिंग एरिया है ना, स्क्वायर फीट पर बर्ड है ना, एंड बर्ड्स पर स्क्वायर मीटर। तो ब्रूडिंग एरिया जो है फर्स्ट 5 डेज के लिए है 0.36 स्क्वायर फीट पर बर्ड देना चाहिए, और 30 बर्ड्स 1 स्क्वायर मीटर में रहेगा है ना। ओपन साइडेड रेयरिंग में आपका 7.5 है, ठीक है। डार्क आउट रेयरिंग में आपको है 1.5 स्क्वायर फीट पर बर्ड है ना। फ्लोर ओपन साइडेड में 2.75, फ्लोर टनल टाइप में आपका 2.25 स्क्वायर फीट पर बर्ड, और सलेटेड फ्लोर पर जो है 2 स्क्वायर फीट पर बर्ड है। इस ढंग से दिया गया है। ये सारे फीमेल के लिए है। मेल के लिए क्या है, ब्रूडिंग एरिया में 0.36 उतना ही है। ओपन साइडेड एरिया में 3 स्क्वायर फीट पर बर्ड है, उसमें क्या ओपन में 1.75। डार्क आउट एरिया में कितना है, वहां 1.50 है, यहाँ देखो 2.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि मेल को ज्यादा स्पेस देते हैं। हाँ, जब भी चिक्स पहुंचेगा उससे पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको ब्रूडर हाउस को प्री हीट कर लेना चाहिए। प्री हीट कर लेने से क्या होगा, जैसे क्या होता है अचानक हम आग में हाथ डाले तो क्या होता है, त्वचा जलने लगता है। लेकिन वही हाथ हमारा पहले से गर्म हो, यानी कहने का मतलब कि अडेप्ट हो गया हो गर्मी से है ना, और उसमें तब हाथ डाले तो थोड़ा जल्दी असर, हाथ तो जलेगा लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। वही कह रहे हैं जो चिक्स जो आएगा, जो भी ट्रांसपोर्ट करके वो आ रहा है, और आकर के अचानक उसको गर्मी में डाल देंगे, वो नहीं। वो कह रहा है कि पहले से 24 to 48 आवर्स से पहले से हीट कर दीजिए, कि हीट इवनली पूरे शेड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे। दूसरा चीज क्या है कि आपको पता चले कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और इससे क्या फायदा होगा आपको, आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पता चल जाएगा। मेक रेगुलर चेक टू इंश्योर ऑल द प्रोडक्ट्स आर वर्किंग करेक्टली, वो चीज कर रहा है। इंश्योर मिनिमम वेंटिलेशन रेट सप्लाइड फ्रॉम डे टू डे बिफोर द चिक्स अराइव। कहने का मिनिमम वेंटिलेशन रेट देख लेना चाहिए, जिससे कि अमोनिया गैस का प्रोडक्शन कम हो, एक्यूमुलेशन कम हो, प्रोडक्शन एक्यूमुलेशन कम हो, है ना। कह रहा है कि पर 100 बर्ड्स पर 100 चिक्स पर 2 सप्लीमेंट्री ड्रिंकर चाहिए, वाटर चाहिए। जो आप दे रहे हैं सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा 100 चिक्स पर, यानी 50 चिक्स पर एक जो है वाटर एक्स्ट्रा देना चाहिए, ये चीज कह रहा है ना। और हमेशा जहां फीड का सोर्स होता है वहां के आसपास रहना चाहिए वाटर। फीडिंग इक्विपमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। 75 बर्ड्स पर एक देना चाहिए आपको, फीडर देना चाहिए, है ना। और सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है हमेशा फ्रेश होना चाहिए, है ना। और कभी भी बर्ड्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि आज का छूटा हुआ फीड कल खा जाए, कल परसों का छूटा हुआ आज खाए, इसे नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, है ना। ब्रूडर गार्ड जो बोल रहे हैं, जो चारों तरफ जो होता है उसकी हाइट जो है आपको 18 इंच हाई होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 46 सेंटीमीटर, है ना। चिक्स सेम एज के चिक्स को एक साथ रियर करना चाहिए, जिससे कि फ्लॉक में यूनिफॉर्मिटी रहेगी। उसके बाद आती है लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट का क्या क्या रोल है, एक तो बर्ड्स को हम ब्रूडिंग करते हैं, उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। दूसरा, बर्ड को फीडिंग के लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि लाइट रहेगा तो आसानी देखिए कहाँ पर फीडर है, कहाँ पर वाटर है। लाइट नहीं रहेगा तो जहां रहेगा वहीं रहेगा, या जाएगा एक दूसरे को हडल करे, एक दूसरे को क्रश कर सकता है। और तीसरा यूज क्या है लाइट का, एक प्रोडक्शन में यूज है, ओव्यूलेशन रिप्रोडक्शन में। क्योंकि पोल्ट्री बर्ड्स जो है शॉर्ट डे लेंथ, फोटो पीरियड जो बोलते हैं शॉर्ट डे लेंथ वाली है बर्ड है ना, उसको यानी शॉर्ट में लॉन्ग लेंथ है, उसको 16 to 17 आवर्स लाइट चाहिए उसको, तभी ओव्यूलेशन ऑप्टिमम ओव्यूलेशन होगा। ऑप्टिमम ओव्यूलेशन होगा तो ऑप्टिमम एग प्रोडक्शन होगा। जैसे ही चिक्स को हम डालते हैं उस समय पूरे कहने मतलब फर्स्ट 48 आवर्स आपको लगातार लाइट देने चाहिए, है ना। लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम 20 लक्स होना चाहिए, या 2 फुट कैंडल होना चाहिए, है, जिससे कि बर्ड्स को लगे कि कहाँ पर वाटर है, कहाँ पर फीड है। इतना लाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरा दिन जैसे लाइट, लेकिन डिम लाइट कर रहे हैं ये। कहते ऑल पैरेंट रियरिंग हाउस शुड बी लाइट प्रूफ। जितने पैरेंट रियरिंग मैंने ब्रीडर सेट जो होते हैं वो लाइट प्रूफ होना चाहिए, बाहर से कोई लाइट नहीं होना चाहिए। जो लाइट हम दे रहे हैं अंदर से ही कंट्रोल कर रहे हैं।
आर्टिफिशियल है, बाहर से उसे कोई लाइट नहीं देना है, क्योंकि बाहर से जो लाइट आएगी तो फुट का अंदर बढ़ाएगा, मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएगी। और दूसरी बात है कि कई बार रात में क्या होता है, चांदनी रात है, उसकी भी रोशनी में तो नजर आता है ना जी। या बहुत देर हम सोच रहे हैं कि आज का दिन 12 घंटा का है, 12 घंटा का है, तो कम से कम 11 घंटा लाइट मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि वो 12 घंटा 13 घंटा नहीं 14 घंटा तक चलता हो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं जब इस पिछले साल जून में, हाँ पिछले साल जून जुलाई में हरियाणा गया था, तो हरियाणा गया तो वहाँ शाम में हम लोग निकले, होटल से निकले शाम में 4-5 बजे निकले, हम गए घूमने के लिए, गाय खरीदना था तो घूमने के लिए गए। वहां देख रहे हैं कि लगभग 9 बजे रात तक वैसे ही है, जैसे शाम में हम लोग का नहीं उजाला रहता है, 9 बजे रात तक वैसे उजाला था। पास से तो हम लगा क्या बात है, यानी 9 बजे रात लग रहा था कि जैसे हम लोग क्या शाम में 6 बजे होता है, 5:30-6 बजे जैसे रहता है, वैसे वहां 9 बजे रात तक था। इसका मतलब है कि उसका डे लेंथ है। तो उससे क्या होगा, हम लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कह रहा है कि जो भी ब्रीडर शेड होता है, नो ब्रीडर शेड जो होता है, पेरेंट्स होता है, वहां हमेशा लाइट प्रूफ होना चाहिए। बीक कंडीशनिंग है ना, बीक कंडीशनिंग क्यों करते हैं? यदि बीक कैनिबलिज्म नहीं होता है, कैनिबालिज्म होता है, नहीं कैनिबालिज्म करते हैं ना, ये बर्ड ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, दूसरे बर्ड को नोच डालता है, कैनिबालिज्म बोलते हैं। वो होता कहाँ किसमें है, जिसमें लाइट कंट्रोल नहीं होता है वहां पर होता है ना। तो इसे लेकिन कंट्रोल्ड आपका शेड है, लाइट कंट्रोल शेड है, तो वहां बीक कंडीशनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है ना। फीमेल को 18 वीक की एज में उसको हम लोग या तो बीक ओवरग्राउंड कर गया हो, बढ़ गया हो ऊपर वाला है ना, स्पून बीक टाइप का हो गया हो है ना, या पैरोट टाइप का ऊपर वाला ज्यादा ओवरसेट हो गया, या नीचे वाला पैरोट नीचे वाला ओवरसेट हो गया हो, नीचे वाला स्पून हो गया और ऊपर वाला बीक होगा ओवरसेट, उसको पैरोट बीक बोलते हैं। जो भी डिफॉर्मिटी हो, डिफॉर्मिटी रोकने के लिए, इससे क्या होता है, उसको खाने पीने में दिक्कत होती है, फीड पकड़ने में, पानी पीने में दिक्कत होती है, इसीलिए 18 वीक की एज में उसको हम लोग डीबीकिंग करते हैं। ऊपर वाला बीक जो है उसको 1/3 जो है काट देते हैं। लेकिन जिस समय हम डीबीकिंग करते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसका कटा ऊपर का बीक कटा हुआ है तो वो दाना पकड़ नहीं पाएगा, इसीलिए कहते हैं कि उसमें फीडर को पूरा भरा हुआ होना चाहिए, कि जैसे मुंह दबाएगा, चोट दबाएगा तो उसके मुंह में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेल का भी है, उसका भी 18 वीक में करते हैं है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जनरली जो हम लोग हेल्दी बर्ड जिसका अच्छा वीक हो, गुड वीक हो, बेटर वीक हो, उसमें 1/3 हम लोग 1/3 यानी पूरे 3 पार्ट करो तो 2/3 छोड़ दो अंदर, यानी नेक की तरफ से, आई की तरफ से, और आगे से उसको 1/3 हम उसको कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके या शार्प नाइफ से करो, गर्म नाइफ से उसको कट, जो भी ब्लड ब्लीडिंग होगा तो कटराइज कर दो, या डीबेकिंग मशीन आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो अपने आप को कटराइज, ब्लेड गर्म होता है, इसे डालते हैं दवाई, जैसे कट गया वो कटराइज, ऐसे घिस दिए कटराइज हो गया, है ना। तो वो कर लेना चाहिए, है ना। लेकिन यदि ओवर शॉट है, डिफॉर्म है, तो कह रहे केवल क्रिएटिनाइज पार्ट को काटिए, जो हेल्दी पार्ट है उसको नहीं काटना चाहिए, है ना। मेल में जब बिग कंडीशनिंग करते हैं तो फीमेल को जो मेटिंग के समय जो डैमेज करता है, उसको फीदर को नोच लेता है, उसकी मसल्स को नोच लेता है, ये सब भी कम हो जाएगी, है ना। ब्रूडर गार्ड जो है ना 18 इंच हाइट तक रखना चाहिए, है ना। और कहीं कहीं तो हम लोग देते हैं कूट का जो कार्डबोर्ड होता है उसका यूज करते हैं, या आप ब्रिक्स से लोग घेर देते हैं, है ना। लेकिन गर्मी में क्या करते हैं, 2.5 मीटर वायर मेश का भी गार्ड लगा सकते हैं, है ना। और ब्रूडर गार्ड जो है हमेशा 7 डे से, जिस दिन डाले उसके 7 डे उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि तब तक बर्ड में फीडर आ जाता है, उसको स्पेस ज्यादा चाहिए, और उसको हम कन्फाइंड करेंगे तो स्पेस कम मिलेगा, यानी स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो बर्ड का ग्रोथ अफेक्टेड होगा। अब आते हैं ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज में कहा उसको जनरली 3 पार्ट में काटते, 3 पार्ट में उसको हम ये कर रहे हैं, है ना। 0 to 6 वीक जिसको आप ब्रूडिंग फेज कहते हैं, है ना। और बहुत ही क्रूशियल फेज है ये ब्रूडिंग फेज, 6 to 16 वीक, है ना। और उसके बाद है 16 वीक, है ना। 16 वीक यानी अप्रोक्सीमेटली 23 या 25 यानी 30 वीक मान लो, क्योंकि जैसे एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है उसकी ग्रोथ कम हो जाता है ना।
तो 0 to 6 वीक पार्ट ऑफ फ्रेम साइज यूनिफॉर्मिटी आर डिटरमाइंड बाय, यानी बॉडी का फ्रेम साइज क्या होगा, बर्ड का जो वेट गेन होगा यूनिफॉर्म है कि नहीं, वो 0 to 6 वीक में डिटरमाइन होता है। 6 to 16 वीक्स में क्या होता है, इसमें बर्ड्स को हम लोग कंट्रोल फीडिंग प्रोग्राम शेड्यूल लागू करते हैं, जिससे कि बर्ड का बॉडी वेट कंट्रोल में रहे। आफ्टर 16 वीक है ना, उस समय बर्ड को जो चाहिए आपको सेक्सुअल मैच्योरिटी 20 वीक की तरफ बढ़ना है, सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना है, उस समय बहुत ही हाई ग्रोथ चाहिए, है ना, और बर्ड की यूनिफॉर्मिटी भी अचीव करना है उस समय, है ना। तो ये सब के लिए हम लोग देखते हैं आफ्टर 16 वीक, उस पर ध्यान देते हैं। यानी 3 फेज। फर्स्ट हम लोग ब्रूडिंग फेज से स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट 14 डेज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द बर्ड्स लाइफ। फर्स्ट 2 वीक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें 4 बेसिक्स क्या क्या है, फीड, वाटर, टेम्परेचर एंड एयर क्वालिटी, है ना। फीड तो हो ही गया, बर्ड को देना है, क्योंकि जितना खाएगा उतना ही हेल्दी रहेगा। वाटर, जब फीड खा रहा है तो उसका दुगुना तिगुना ड्राई मीटर अनुसार उसको वाटर भी चाहिए। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर, एक्स्ट्रा टेम्परेचर चाहिए। और थर्ड एयर क्वालिटी यानी वेंटिलेशन, फ्रेश एयर भी चाहिए। तो ये चीज उसकी रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि ये 40 डेज में 40 डेज में जो पूरे बर्ड्स के लाइफ का सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, डिसाइड होता है। The efforts spent at the start of the brooding phase will be rewarded in final performance of the flock। यानी जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप इनपुट लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो आपको जब बर्ड्स एग लेइंग में आएगी तब आपको पता चलेगा आपने कितने। जैसे कि हम लोग नहीं कहते हैं, अब दो आदमी झगड़ा कर तेरे को पीटता हूँ, देखता हूँ तुझे माँ कितना दूध पिलाया है, बोलते हैं ना जी। मतलब क्या कि आपको बचपन में किस ढंग से पाला पोसा गया है, उसका इफेक्ट पूरी जिंदगी रहता है। कहने का मेरा मतलब ये है। हाँ, स्टार्ट है ब्रूडिंग फेज जो है आपका, है ना, वहां हमेशा फ्रेश फीड, फ्रेश वाटर देना चाहिए, है ना। ब्रूडर एंड हीटर हमेशा रेगुलरली चेक करना चाहिए। सप्लीमेंट्री ड्रिंकर जो हम बताए थे 7 डेज तक देना चाहिए, 7 डेज के बाद देना चाहिए, है ना। हमेशा बर्ड्स के लिए मिनी ड्रिंकर या शैलो ड्रिंकर यूज करना चाहिए, है ना। नॉट ओपन इन्फेक्शन, ओपन कि बर्ड उसमें चले जाए, अब बर्ड ऊपर गया और उसमें डूब गया या उसके फुट इन्फेक्शन हो गया, है ना। और डायरेक्टली ब्रूडर के अंदर वाटर को कभी नहीं रख सकते, ड्रिंकर को कभी नहीं रख सकते। चीक को ब्रूडिंग एरिया इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पूरे एरिया में, है ना। 7 डेज, उसके बाद जो है आपको 7, जैसे आपने ब्रूडर में बर्ड्स को डाला उसका 7 डे यानी वीकली वेट देखते हैं, है ना। वो वेट शो करता है, जैसे ही बर्ड्स आता है तो अप्रोक्सीमेटली 46-45 ग्राम बॉडी वेट होता है ना। 45-46 ग्राम बॉडी, जो चिक्स का जो बॉडी, एक का जो बॉडी वेट होता है उसमें से आप 10 से 12% घटा दो, 12% वो चिक्स का वेट होता है ना। वो अप्रोक्सीमेटली मान चलता है 45 to 46 ग्राम होता है ना। और एक वीक बाद उसका बॉडी वेट क्या हुआ, ये 45 प्लस जो बॉडी वेट होता है, ये शो करता है कि आपने कितना इफेक्टिवली उसको बर्ड्स को, चिक्स को ब्रूड किया, ठीक है ना। यानी 7 डे वेट ये शो करता है। 7 डे वेट शोज एक्सीलेंट ओवरऑल इंडिकेटर टू शो सक्सेसफुल ब्रूडिंग मैनेजमेंट। इफेक्ट ऑफ अर्ली स्ट्रेस, यानी स्टार्ट शुरुआत में स्ट्रेस है, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस हो, हमने बीच में कहीं लाइट हमारा खराब हो गया, ठीक से ब्रूडिंग नहीं कर पाया मैं, है ना। ये जो है आपको, है ना, इट्स नॉट बी सीन अंटिल मच लेटर एंड नेगेटिवली अफेक्ट द सब्सिक्वेंट रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द फ्लॉक। उस वक्त नजर आपको नहीं आएगा, ये नजर आएगा कब, जब वो प्रोडक्शन में आएगा तब पता चलेगा, हाँ भाई कहीं ना कहीं कुछ हुआ था। मेन रीजन फॉर इनसफिशिएंट अर्ली वेट गेन क्यों है, बिकॉज ड्यू टू लो फीड कंजम्पशन। स्टार्टिंग में जो होती है वो लो फीड कंजम्पशन के चलते होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ गुड क्वालिटी। फीड का जब भी प्रेजेंटेशन पॉलिटी, फीड का चिक्स फीड का होना चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। स्मॉल क्रम या चिक फीड के रूप में छोटे छोटे, यानी ग्राइंडेड नहीं, क्रश्ड होनी चाहिए। जैसे एक मेज है उसका 4 पार्ट 5 पार्ट हो जाए, जिसको चिक फीड ही बोलते हैं। इनसफिशिएंट फीड अमाउंट एंड फीडर स्पेस अफेक्ट फीड इनटेक।
यदि फीड का अमाउंट कम हो या फीडर का स्पेस कम हो पर बर्ड्स, तो क्या होता है, बर्ड्स कम फीड खाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी वेट इफेक्टेड होगा, कम बॉडी वेट होगा, उसकी यूनिफॉर्मिटी, कोई ज्यादा खा लेगा कोई कम खा लेगा, है ना। chicks 2 hours after placement to ensure they are comfortable with temperature, कहते हैं at every 2 hour, हर 2 घंटे बाद चिक्स का जो है देखना चाहिए कि उसको सफिशिएंट टेम्परेचर मिल रहा है कि नहीं, वो कंफर्टेबल फील कर रहा है कि नहीं, ये हमेशा चेक करना चाहिए, ठीक है ना। उसका क्रॉप असेसमेंट, बर्ड्स खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो इसका जो नेक के पास जो क्रॉप होता है, यदि खा रहा होगा तो वो भरा हुआ होगा, नहीं खा रहा है तो एम्प्टी होगा, या क्या कहते हैं वेलवेटी टाइप का होगा। ये हमेशा कहते हैं कि क्रॉप असेसमेंट करना चाहिए। इट इज ए टूल टू जज हाउ इफेक्टिवली चिक्स हैव फाउंड फीड एंड वाटर। रैंडमली सिलेक्ट 100 chicks and gently palpate the crop 6 to 8 hours following placement, यानी 100 चीज को रैंडमली आप सेलेक्ट कीजिए, है ना, 8 से 10 घंटे जिससे चिक्स डालते हैं, हम कहने का मतलब है कि ब्रूडर सेट में डाले, उसका 6 से 8 घंटे बाद रैंडमली आप 100 चिक्स को सिलेक्ट कीजिए, है ना, उसकी, है ना, सॉफ्ट एंड पैलिएबल क्रॉप, यानी सॉफ्ट एंड पैलिएबल क्रॉप हो, इसका मतलब है कि बर्ड्स खा भी रहा है, पानी पी रहा है, उसमें फीलिंग पता चलेगा ना, है ना। तो 90, इसका मतलब है कि 90% वो खा पी रहा है। हार्ड क्रॉप, है ना, यानी बर्ड्स केवल फीड है, उसको पानी नहीं मिला है तो बहुत हार्ड हो गया है ना। स्वॉलन एंड डिस्टेंडेड क्रॉप, है ना, यानी बर्ड को केवल पानी मिला, फीड मिला ही नहीं, ये 3 कंडीशन ये शो करता है। अब कहता है कि ब्रूडर में कैसे पता चलेगा कि बर्ड कंफर्टेबल है कि नहीं, है ना। तो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो है, 1 स्क्वायर मीटर में 30 चिक्स से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। सिंपली फाउंड है कि 1 स्क्वायर मीटर में मैक्सिमम 30 चिक्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। स्टार्टिंग जब टेम्परेचर ब्रूडर में स्टार्ट करते हैं तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से करते हैं, है ना, और लीटर का जो है 5 सेंटीमीटर थिकनेस देते हैं, है ना, और हर वीक जो है हम लोग कहते हैं कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर घटाया जाता है जब तक कि रूम टेम्परेचर यानी 70 डिग्री टेम्परेचर पर वो नहीं आ जाए, फ़ारेनहाइट नहीं आ जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर। आजकल गर्मी है तो हो सकता है कि आपको 1 सप्ताह ही पालना करना पड़े, लेकिन जारे कड़ाके की ठंड पड़े तो हो सकता है कि हम 6 वीक कर रहा है, 8 वीक भी आपको देना पड़े, 10 वीक भी देना पड़े, ठीक है ना। तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब बात है कि बर्ड कंफर्टेबल है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा। अब देखो सेंटर में आपका लाइट सोर्स है, जहां जहां लाइट सोर्स हम दिए हुए हैं, ठीक है, यदि वहां पर चिक्स जमा हुआ पड़ा है, या दूसरे सेंस में मैं बता दूं कि जैसे जाड़ा होता है तो क्या होता है, हम लोग आग सेकते हैं, सुबह शाम आग के पास बैठते हैं, घूरा जलाते हैं, वही ना बोलते हो। तो क्या होता है, मान लो पुआल का या क्या कहते हैं लकड़ी के जो सेविंग जो होता है उसका जलाए हुए, तो क्या होगा, जैसे ही पुआल डालोगे, हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक से हम अपना चटाई उटाई बैठा के बिछा के लोग आग के चारों तरफ बैठा हुआ है, जैसे ही आग तेज होगा तो क्या होगा, सब पीछे की तरफ भागने लगता है, खिसकने लगता है, नहीं खिसकता है जी। और जैसे ही जैसे आग कम होगा, फ्लेम कम होगा, सब फिर आगे की तरफ जाने लगता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बर्ड जो है टेम्परेचर सोर्स से दूर भागेगा, यानी उसको टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है। यदि टेम्परेचर सोर्स के पास सभी जमा हुआ पड़ा है, इसका मतलब चारों तरफ जमा हुआ पड़ा है, इसका मतलब है कि उसको टेम्परेचर कम मिल रहा है, उसको और टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा मिल रहा है तो दूर भागेगा, इसका मतलब टेम्परेचर बल्ब नंबर ऑफ बल्ब कम करना है, ठीक है। यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ घूम फिर के खा पी रहा है, नहीं ना, तो उसको कहने का मतलब है कि बर्ड को टेम्परेचर ठीक ठाक मिल रहा है। दूसरा चीज क्या होता है, कई बार हम ब्रूडिंग सेट में दे रहे हैं, अब किसी से हवा चलता है, तो जैसे ही हवा चलता है, मान लो कि खिड़की है, खिड़की के पास से हवा आ रही है, तो वहां पर जो भी गर्म हवा होगी, नहीं है ना, उसको लेकर के क्या होगा, दूसरे दीवार की तरफ भागेगा, टेम्परेचर को हवा लेकर जाएगा ना जी। तो जहां दीवार के पास देखोगे बर्फ वहां पर जमा हुआ पड़ा है, क्योंकि जिस खिड़की के पास से हवा गुजर रही है तो क्या होगा, वहां टेम्परेचर कम है, बर्फ वहां से भागेगा, कहेगा कहां पर गर्मी है, देख रहे उस दीवार के पास जमा हो रहा है, इसका मतलब एक ये भी फैक्टर होता है ना। तो ये 4 पॉइंट है जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उससे हमें पता चलेगा कि बर्ड को ठीक ठाक टेम्परेचर मिल रहा है कि कम मिल रहा है, या बहुत ज्यादा मिल रहा है, या कोई हवा कहीं से आ रही है,
उसको हम रोक देंगे, नहीं ना। उसके बाद आता है मेंटेनेंस फेज, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है आप वेट एंड फ्लेक्सिंग टूल देखते हैं, बर्ड का वेट ठीक ठाक गेन कर रहा है, बॉडी में फ्लेक्स ठीक ठाक हो रहा है ना। The birds will be handled as often as possibly and access their fleshing score throughout this phase. इस फेज में पूरा बर्ड्स को जनरली मतलब रोज हैंडल किया जाता है ना। कहता है कि बर्ड को जितना आप हैंडल करेंगे ना उतना ही उसकी बॉडी कंडीशनिंग अच्छा होगा, उसको भी उतना ही वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। अब मान लो कि कभी कभी हैंडल कर रहे हैं, पकड़ने के लिए गए और बर्ड्स भाग दौड़ शुरू कर दिया, इधर से उधर उड़ना शुरू कर दिया, और रोज हैंडल कर रहे हैं तो वो भी जमाना कि ये रोज का काम है, हम भी समझ रहे हैं रोज का काम है, उतनी परेशान नहीं करेगा, उतनी स्ट्रेस बर्ड्स पर नहीं जाएगी। Birds condition as lighting is critical to achieve a desired result. At least 85% bird in the proper breast shape of a particular age. ब्रेस्ट का शेप जो है वो मस्कुलेचर को शो करता है, उसकी मसल ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है कि नहीं हो रही है ना। इससे हम लोग इस फेज में जो मेंटेनेंस फेज है उसमें इस चीज को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर लेइंग फेज। अब लेइंग फेज के लिए प्रिपरेशन, लेइंग करने लेकिन लेइंग फेज में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज कंसिस्टेंट वेट गेन आर नीडेड, यानी यूनिफॉर्म वेट गेन होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का बहुत तेज बढ़ रहा है, किसी का बहुत स्लो बढ़ रहा है, किसी का एवरेज बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म यानी एवरेज ठीक ठाक होना चाहिए। टू प्रोवाइड इनफ फ्लेशिंग एंड फैट डेप्थ फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, यानी जिससे कि उसमें सफिशिएंट फ्लेशिंग हो, बॉडी में फैट होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के लिए फैट भी बहुत फैट हमें नहीं चाहिए, लेकिन फैट इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है? वाटर लॉस को भी वो रोकता है, बॉडी के हीट को कंजर्व करता है, रेगुलेशन का काम करता है, फैट वेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा फैट वेस्ट है, अननेसेसरी फैट डिपोजिशन जो है वेस्ट है, लेकिन मिनिमम फैट चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं बहुत मोटा होता है यार इसको कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोलेस्ट्रॉल हम जिस समय से पैदा ले उस समय आज तक जीरो कर दे तो हम लोग आदमी कब न ऊपर सीधा जाएगा। इसलिए बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इसेंशियल है, लेकिन जब एक लिमिट से वो बढ़ने लगता है तब वो हार्मफुल हो जाता है, जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं। इन शोइंग करेक्ट एज एंड कंडीशन एट लाइट स्टिमुलेशन, बर्ड को सब कुछ लाइट स्टिमुलेट करके करते हैं, उसकी फ्रेम साइज को एकदम यूनिफॉर्म रखना चाहिए, है ना। और यदि गेन यानी ग्रोथ रेट कहीं पर ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर रुकेगा तो फिर वो अटेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, बेटर टू डिले लाइट स्टिमुलेशन इफ बर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट शेप, क्योंकि बर्ड्स को हम लाइट स्टिमुलेशन करते हैं कि वो एवोल्यूशन स्टार्ट हो, तो यदि बर्ड्स करेक्ट बॉडी कंडीशन में नहीं है तो लाइट स्टिमुलेशन को डिले करना चाहिए। फॉर गुड ब्रीडर फ्लॉक egg production, develop feed and weight program for a uniform response to light stimulation. The response to light stimulation condition body weight of the bird, यानी जो बेस्ट रिस्पॉन्स जो हमें लाइट स्टिमुलेशन का मिलता है जब बर्ड का ऑप्टिमम बॉडी कंडीशन हो और बॉडी वेट हो। फ्लॉक यूनिफॉर्मिटी, जिस समय लाइट स्टिमुलेशन देते हैं फर्स्ट बार, उसका 70% यूनिफॉर्म होना चाहिए, कम से कम 70% यूनिफॉर्म होना चाहिए। 30% यूनिफॉर्म नहीं हो, अंडर हो या अबव हो, लेकिन 70% यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं तक रहने दो, लगता है कि हमारा टाइम खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो फीमेल बॉडी वेट हम लोग 15 to 20 वीक जो है वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। देखते हैं कल टाइम मिलता है तो कल मैं उसको करता हूँ। ठीक है, इतने में कहीं कुछ पूछना है? 1 मिनट टाइम है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो सर। सर डीबिकिंग करते हैं तो कुछ जो मशीन से, एक बार हम एक वीडियो में देखे तो कुछ मशीन से उसमें डिपिंग भी करते हैं, मतलब काटने के बाद कहीं पर वो कुछ मटेरियल में डुबा रहे थे, तो वो क्या सॉल्यूशन रहता है? कोई एंटीसेप्टिक वगैरह केमेनोफोर रहता है। आज वहाँ IVRI में अपना लोग किए थे ना। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जब डीबिकिंग करते हैं तो मान लो कहते हैं कि केटिनाइज